नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश आहूजा और एक दफा फिर हम हाजिर हैं सुरेंद्र सिंह ओबरॉय के साथ फ्लैश पॉइंट में ये जानने के लिए कि ईरान और अमेरिका और इजराइल दोनों जो साथ में मिलके जो वॉर चल रही है उसमें ताजा हालात क्या हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी समझने की जरूरत है। खामनेई की मौत हो चुकी है लेकिन अभी भी बहुत सारे अननोन फैक्टर्स हैं इस पूरे मसले में जो इस वॉर का फाइनल आउटकम डिसाइड करेंगे। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये जो वॉर है, अभी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल का हाथ ऊपर हो गया है, लेकिन जो उनका मेन मकसद है रिजीम चेंज का, वो अभी पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, यूएस ने एक कैलकुलेटेड अटैक किया है और उन्हें मालूम था कि रिप्रेसल में कई सारी गल्फ कंट्रीज और उनकी पोजीशंस पे अटैक हो सकता है। अगर आप ईरान के लीडरशिप के इंटरव्यूज देखेंगे तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया हुआ था गल्फ कंट्रीज को कि अगर हम पे अटैक होता है तो अमेरिकन पोजीशंस पे भी ही अटैक होगा। तो आई थिंक समवेयर यूएस वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड कि किस तरीके से उन्होंने प्रिकॉशंस लेनी है। पर फिर भी यूएस की 3 अभी कैजुअलिटीज जो बोली जा रही हैं ऑफिशियली, जो गया है कि 3 यूएस सर्विसमैन हैव बीन किल्ड, और एक सेंटकॉम ने खुद डायरेक्टली अपने प्रेस रिलीज में बोला है और एक मैसेज पे, जो ट्वीट के मैसेज पे डाला था। इसी तरह जो रिवेंज की खुमैनी की किलिंग के बाद जो ईरान ने बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए थे दैट इट विल बी वेरी रिवेंजफुल नाउ, आवर अटैक्स आर गोइंग टू टेक प्लेस, और उसमें अगर आप देखिए तो कुछ कैजुअलिटीज हो रही है। इजराइल में 9 कैजुअलिटीज हुई हैं, कई जगहों पे अटैक हुआ है, कई हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स को क्लेम कर रहे हैं कि हमने न्यूट्रलाइज कर दिया हुआ है। ऐसे यूएई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, जहां पे वो फ्रेंच नेवल बेस है, उस पे भी अटैक हुआ है और वहां पे आग भी लगी हुई थी कुछ कंटेनर्स में खास तौर पे, और कई रूमर्स फैली भी हुई हैं कि जैसे कि पहले क्लेम किया था ईरान ने कि हम लोगों ने अटैक कर दिया है उनके अब्राहम लिंकन के ऊपर, जो बाद में यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि बिल्कुल गलत है, हमारा अब्राहम लिंकन बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरा ये कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ अटैक्स, नंबर ऑफ एंगेजमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, और जो भी अभी लड़ाई हो रही है आपस में वो सारा एरियल है, या ड्रोन्स यूज हो रहे हैं, मिसाइल्स यूज हो रहे हैं, और कुछ कैजुअलिटीज हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो क्रिएट हो चुका है एक मैसिव फेयर, ए बलून ऑफ फेयर क्रिएट हो चुका हुआ है। बलून ऑफ फेयर में सिविलियंस काफी सफर करना शुरू हो गए हैं, साथ ही इकोनॉमिक फैक्टर्स आने वाले हैं, और जो दूसरा वो कह रहे हैं कि हम अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे प्लेन नहीं चलने देंगे जहां तक शिप्स हैं, और जो भी वहां से क्रॉस कर रहा है वो जो 33 किलोमीटर्स का स्ट्रेट है वहां पे, तो वहां पे बहुत सिग्नल्स दिए जा रहे हैं उनको कि प्लीज बी अवेयर। इनफैक्ट एक का तो ओमान के एक कंटेनर शिप पे आग भी लगी है जिसमें इंडियंस भी थे, लेकिन दे हैव बीन टेकन आउट, और मोस्ट प्रोबेबली 4 पीपल हैव बीन इंजर्ड इन दैट क्रू जो हुआ था। वो स्काईलाइट है रिपब्लिक ऑफ पहलू का था, और उसमें शायद 20 लोग थे, 15 इंडियंस थे और 5 इरानियन सिटीजन्स थे, जो यूजुअली क्रू और मर्चेंट नेवी के लोग होते हैं ऐसे प्राइवेट शिप्स में। और तो अगर एक पे अटैक हुआ है तो इसका मतलब मूवमेंट टोटली बंद हो जाएगी, और अगर एक भी शिप और सिंक हो जाता है तो और वहां का रास्ता बंद हो सकता है पूरा वहां का। तो ऑयल की क्राइसिस बहुत वर्ल्ड वाइड आ सकती है, इवन दो कई कंट्रीज क्लेम कर रही हैं कि हमारे यहाँ शॉर्टेज नहीं होगी, वी हैव गॉट अनफ ऑफ रिजर्व्स। तो ये सारे हालात जो हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा एडवांटेज ईरान को मिल रहा है
एक फियर क्रिएट करने के लिए और एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए अमेरिकन के ऊपर, इवन दो अमेरिकन काफी हावी हैं, जो इनके प्लान्स हैं रिजीम चेंज करने के लिए, लेकिन फाइनली ये डिपेंड करता है कि कौन से लोग आगे आते हैं। देखिए, अगर डिसिडेंट ग्रुप भी बन जाता है, जो इस्लामिक मिलिट्री ग्रुप है इनका, कल वो भी हार्डलाइनर्स हो सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूट कौन आएगा? कोई मॉडरेट तो दिख नहीं रहा है इस वक्त, ना कोई आइडेंटिफाई हुआ है इस वक्त। और अगर आप देखिएगा इस वक्त जो स्ट्रक्चर है, डिस्पाइट डेथ ऑफ टॉप लीडरशिप, स्टिल दे हैव बीन एबल टू मेंटेन अपना लीडर्स जो उन्होंने मेंटेन कर लिया, और इमीडिएटली इन्होंने एक सब्स्टिट्यूट बना दिया है जिसमें 3 लोगों का नाम भी ले लिया था, जो हम सुबह भी बात कर रहे थे। और इमीडिएटली जो उनका गार्डियन काउंसिल है, जहां 88 आदमी हैं, उसमें रिलीजियस लीडर्स हैं, तो उन्होंने अली रजा राफी को नेम कर दिया हुआ है, अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट मसूद एज वेल एज जो उनके चीफ जस्टिस है वहां के, शायद गुलाम हसन हैं। वो तीनों मिलकर अब डिसीजंस ले रहे हैं, और एक किस्म का एक इंटरीम गवर्नमेंट की डिसीजंस आनी शुरू हो गई है। और साथ ही हमने ये भी देखा है कि टेलीविजन पे प्रेसिडेंट आए, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए, तो स्टेट टेलीविजन पे उन्होंने स्टेटमेंट्स भी देना शुरू कर दिया हुआ है लोगों के। तो एक कंट्रोल है मासिस पे अभी भी उनका कंप्लीट, कोई उनके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं कर रहा है। यहां तक कि वो जो कह रहे थे कि मेजर प्रोटेस्ट एंटी गवर्नमेंट हो रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा विजिबल नहीं दिखे हैं स्टेट टेलीविजन में, एटलीस्ट ना ज्यादा फुटेज आई है उनकी। हाँ, ईरान की सेलिब्रेशंस जो हो रही हैं वो आउटसाइड ईरान काफी ज्यादा हो रही है। मोस्ट ऑफ देम जो यूएस में रह रहे हैं, या कोई रिफ्यूजीज जो पहले चले गए थे ईरान से, तो वो लोगों का वहां पे काफी हो रहा है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखेंगे, इवन हमारे इंडिया में भी काफी प्रोटेस्ट हुए हैं, कश्मीर से लेके कर्नाटका तक, और रांची में, लखनऊ में। अभी आज संडे है, रमजान का महीना चल रहा है, स्टिल प्रोटेस्ट हुए हैं, पीसफुली रहा है। और कंपेयर कीजिए पाकिस्तान में, तो वहां 9 लोग मर गए हैं जब उन्होंने यूएस के काउंसलेट पे कराची पे अटैक किया था। और गिलगित में तो कंप्लीट कर्फ्यू लग गया है, जो कि अदर पार्ट है हमारा पीओके में, जो करगिल के साथ ही उस साइड पे दूसरी तरफ लगता है, और वहां भी शिया पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। और यहाँ भी जो करगिल में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, तो पीसफुल रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि उनकी स्पिरिचुअल लीडरशिप एक्सेप्टेंस ग्लोबली शिया कम्युनिटी में थी, और शिया मसल जो उन्होंने बना के रखा था, क्योंकि शियाज को एक अपना ही पोजीशन नहीं बनानी थी, उन्हें अगेंस्ट सुन्नी मुस्लिम्स भी अपने आप की स्ट्रेंथ रखनी थी। और 79 ऑनवर्ड्स अगर देखा जाए, जो हम पहले भी बात कर चुके थे, कि एक इफोरिया ऑफ इस्लामिक कंट्रोल जो शुरू किया था, तो वो उनके जो सीनियर पहले फर्स्ट खुमानी थे, उन्हीं के टाइम से शुरू रेवोल्यूशन हो गया था, इस्लामिक रेवोल्यूशन, which started from Iran basically, then spread into the Gulf countries, different Gulf countries. तो ये ईरानियन डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने सुरेंद्र जी, ईरानियन डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने शायद इसी बात को अंडरस्कोर किया है। उन्होंने सीएनएन को एक इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैज क्रॉस्ड द रेड लाइन, और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि खामनेई न सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर थे, बल्कि वो दुनिया भर के शियाओं में उनकी एक इज्जत थी, और वो उनको एक सम्मान की नजर से देखते थे, उनको एक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर देखते थे। तो ये तो रिलीजियस एस्पेक्ट हो गया। इसके अलावा बाकी कंट्रीज में, जो कि मेनली शिया बहुल कंट्रीज है, वहां पे भी काफी खलबली मची हुई है। हम बात करना चाहते हैं, वापिस आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। अलोकप्रिय प्रेसिडेंट है, बहुत ही, उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत नीचे गिरी हुई है, और वो ऐसी एक वॉर में लेकर चले गए हैं। अगर वो जल्दी खत्म नहीं होती है और जितना लंबा खिंचती है, उनकी अलोकप्रियता और बढ़ती जाएगी। और उनका जो मागा मूवमेंट है, जिसको उन्होंने ये बताया था इन द रन अप टू द इलेक्शन कि वो फॉरेन वॉर्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, वहां पे भी बहुत असंतोष है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिए हैं ईरान में वॉर के लिए जायज ठहराने के लिए,
उनमें भी काफी विरोधाभास है। कभी वो कहते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, कभी कहते हैं कि नहीं खत्म हो गया है, कभी कहते हैं कि ईरान ने मिसाइल बना ली है, लेकिन सीआईए कहता है कि नहीं, लंबी दूरी की मिसाइल ईरान के पास अभी तक है नहीं और आने में कम से कम 10 साल लगेगा अगर ईरान उनको डेवलप करता रहेगा। सडनली अगर ये वॉर लंबी खिंचती है तो ये सब मुद्दे जो हैं एकदम से ट्रंप के गले में पड़ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश जी। देखिए, ये इश्यूज अगर वो गेन होते हैं या उनके फेवर में जाते हैं जब रिजीम चेंज होगी वहां पे, और रिजीम चेंज होके अमेरिकन के साथ कुछ बिजनेस या कोई ट्रीटी हो शुरू हो जाएगी और कुछ सैंक्शंस उठ जाएंगे, ताकि रेस्ट ऑफ द अमेरिकन हु आर लिविंग इन एनी ऑफ द थर्ड कंट्री वो अपने आप को सेफ फील करें। अभी क्या हुआ है, इस अटैक के बाद एवरी अमेरिकन मोर और लेस कैन बिकम ए टारगेट। जो भी कोई फंडामेंटलिस्ट होगा या इमोशनल होगा तो वो सब प्रिकॉशंस ले रहे होंगे, स्पेशली इन गल्फ कंट्रीज, इन मुस्लिम कंट्रीज और इन शिया मुस्लिम कंट्रीज। अमेरिकन कंपनीज तो हर जगह काम कर रही हैं, उनके प्रोडक्ट्स हर जगह बिक रहे हैं, चाहे वो फूड के हैं, क्लोथ के हैं या कोई चेन्स हैं। तो ये चीज काफी खतरनाक हो सकती है, और शायद इसीलिए जो उनकी वहां पे कांग्रेस है या सेनेट है वो नाराज हैं ट्रंप से कि आप इंडिविजुअल डिसीजंस ले रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग द कंसेंट of the Congress, which should be a unanimous one whenever you are looking into an external attacks. ना खाली ये, दूसरा इसको most probably many of the countries will also see कि this is against the international law. अगर यूएन चार्टर किसी की सॉवरेनिटी पे गारंटी देता है तो आप जाके उस कंट्री के अंदर क्यों जाएं, क्या रीजंस लेके जाएं। वो अलग बात है कि वो कुछ और बहाना बना लेते हैं, जैसे वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जब अफगानिस्तान पे अटैक किया था बुश ने, तो परस्यू करने के लिए दे ट्राई टू चेंज द लॉ, इंटरनेशनल लॉ। तो उन सब चीजों को नजर रख के वो उनके अगेंस्ट भी चीजें चली जाती हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इन ईरान नाउ। अगर ईरान जो इन्होंने अपना ब्लूप्रिंट बनाया होगा अमेरिकन ने, उस पे 30, 40 और 50% भी सक्सेसफुल होता है तो ट्रंप की भी थोड़ी बहुत सक्सेस देखी जाएगी। लेकिन अगर वहां पे ऐसे ही लिंगर ऑन हुआ, देखिए प्रेसिडेंट्स रूल ठीक है लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस तो बियॉन्ड प्रेसिडेंशियल रूल चले जाएंगे। वो 2-3 साल के बाद तक रहेंगे और प्रेसिडेंट, हमें मालूम नहीं कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन में क्या होता है, लेकिन अगर वो पूरा अपना टेन्योर पूरा भी करते हैं तो 2.5-3 साल और हैं उनके, और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस तो अमेरिकन को झेलने पड़ेंगे। और ये पास्ट एक्सपीरियंस उन्होंने ईरान में देखा है, अफगानिस्तान में देखा है, इराक में देखा है, अफगानिस्तान में देखा है, और कई कंट्रीज में, लीबिया में देखा है जहां लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं आया है, इनफैक्ट दे हैव बिकम फेल्ड कंट्रीज। तो क्या ईरान भी उसी मैप पे जाने के लिए ले जा रहे हैं? वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, और ईरानियंस विल नॉट अलाउ देमसेल्व्स टू बी लाइक दैट। अगर आप देखा जाए तो इस वक्त सारी गल्फ कंट्रीज में उनकी भी वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज एक टाइम पे देखी जा रही थी, या टर्की की थी या इनकी है। तो अब अगर उनमें डिवाइड हो जाए, अगर मैक्सिमम दूसरा अगर आप कॉन्सिक्वेंस देखते हैं वहां पे कि अगर हार्ड लाइनर्स आ जाते हैं वहां पे इनको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, या ये जो इस्लामिक गार्ड्स वाले हैं वो खुद रूल करना शुरू कर जाते हैं, जिसे हम मिलिट्री रूल कहते हैं, तो वहां पे भी लोग नाराज ही रहेंगे, उन लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। दैट कैन लीड इनटू सम सॉर्ट ऑफ ए ग्रुप फाइट्स आल्सो। डिफरेंट फिफिडम्स बन जाएंगे, डिफरेंट एरियाज बन जाएंगे जहां पे उनके अपने वो लैंडलॉर्ड्स टाइप के वॉरलॉर्ड टाइप का सिस्टम हो जाएगा। जगह जगह पर जो इस्लामिक आईआरसीजी के कमांडर्स हैं उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाएगा और वो वॉरलॉर्ड्स की तरह उभर के आ जाएंगे। तो यानी कि अमेरिका के लिए पहले एक ईरान की क्लेरिक रिजीम से डील करना था, उसके बाद कई मल्टीपल रिजीम्स हो जाएंगी
जिससे मुझे लगता है कि पूरा मिडल ईस्ट जो है वो अनस्टेबल हो सकता है। जी जी। और आप देखिए इनका बॉर्डर कितनी जगहों के साथ लगता है, सी बीच में से जाता है, तो अननेसेसरली एक डिस्टरबेंस शुरू हो जाएगी। और कई लोग सी पायरेट्स बन जाएंगे, कई लोग स्मगलर्स बन जाएंगे, एक पॉवर्टी भी आ सकती है कि सेल नहीं होगा, सैंक्शंस बहुत हैवी हो जाएंगे उनके ऊपर। तो वो सब कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप देखते हैं लॉन्ग टर्म में, तो इट डैमेजेस, आई मीन दैट इज द वर्स्ट सिनेरियो जो मैं बात कर रहा हूं इस वक्त इनकी। लेकिन अभी तक तो अगर आप देखें तो उनका सिंगल हैंड कंट्रोल है। इवन उनकी जो 7 लोगों की टॉप लीडरशिप्स खत्म हो गई है, तीनों विंग्स की उनके जो चले गए हैं, जो उनका हेड ऑफ द रिलीजियस लीडर्स था उनकी डेथ हो गई है, बट दे हैव बीन एबल टू सब्स्टिट्यूट इट। दैट मींस कि उन्होंने एक प्रोसेस बना के रखा हुआ है, क्योंकि वो इतनी देर से इस वॉर लाइक सिचुएशन में रूल कर रहे हैं और अपने आप की एक स्ट्रेंथ बनाई हुई है विद इन द मासेस। अब मासेस कहीं उनसे को पसंद ही करते होंगे, लेकिन डरते जरूर होंगे कि दे कैन नॉट टेक रिवेंज अगेंस्ट देम। आप देखिए कितनी फांसियां हुई हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं, एंड हाउ दे हैव बीन एबल टू कंट्रोल एवरी प्रोटेस्ट सो फार। तो अगर नया प्रोटेस्ट आता है, क्या इतना ह्यूज हो सकता है जेन एक्स की तरह, जेन जेड की तरह, कि कंट्रोल से बाहर हो और लीडरों के पीछे लोग भागना शुरू हो जाए? वो ऐसा अभी विजिबल नहीं हो रहा है कहीं पर मेरे को। जी, ईरानियंस चाहेंगे कि वो जल्दी ही अगले सुप्रीम लीडर का भी चुनाव कर ले, ताकि ये दिखाएं कि बिजनेस एज यूजुअल है। बिल्कुल। वो जो आपने अगर उनकी स्पीच देखी होगी जो टेलीविजन पे बताई है फॉरेन मिनिस्टर की, तो उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि लीडरशिप अनाउंस हो जाएगी। तो दैट मीन्स दे हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन इट, दे आर जस्ट मेकिंग क्लियरेंस फ्रॉम ऑल द 88 पीपल, क्योंकि सब 88 कहीं ना कहीं अलग अलग छुपे होंगे, इकट्ठे एक किसी मजलिस में या एक हॉल में जमा नहीं हो सकते हैं वो। So to take consent of each and every person, वो ऐसा करेंगे। और आई थिंक विद इन अ डे और सो थिंग्स विल बी क्लियर कि क्या होने वाला है, और अमेरिकन के ऊपर कितना प्रेशर रहेगा और ईरानियंस के ऊपर कितना प्रेशर रहेगा। लेकिन बिजनेस वापस आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ऑलरेडी आप देख लीजिए कल मार्केट्स मंडे को मॉर्निंग खुलने वाली हैं, एशियन मार्केट्स गल्फ कंट्रीज में ऑलरेडी डिस्पाइट वीकेंड्स गिरने शुरू हो गए थे शेयर्स। तो काफी कल झटका लगेगा, कल मॉर्निंग में थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में लोगों को पता लगेगा क्या हो रहा है। सुनील जी, क्या ये संभावना है कि जो अब ईरानियन रिजीम आएगी, मान लीजिए क्लेरिक्स ही सस्टेन कर पाते हैं और नए सुप्रीम लीडर आ जाते हैं, उनके साथ बातचीत की टेबल पे आ पाना अब थोड़ा दिक्कत वाला होगा, क्योंकि खामनेई की जिस तरीके से मौत हुई, अगर वो जिंदा रहते तो वो ज्यादा आसान था। देखिए उनका रहना एक लीडर का, ये तो वही हिसाब हुआ कि अगर कारवान का जो सबसे आगे लीडर होता है, ग्रे हेयर्ड पर्सन, अगर वो घर पे हो या किसी काफिले के आगे चल रहे हो, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है सबके बीच में। तो अभी थोड़ा शेकी होगा, अभी डिविजन्स भी उनमें हो सकती हैं, एक रेस भी होगी कि इस पोजीशन पे हम आए कई लोगों में आपस में। तो ये सारी चीजें एक हफ्ते 10 दिन में बड़ी क्लियर हो जाएंगी। और दूसरा कि अगर कोई स्ट्रेटेजी यूएस ने बनाई है सीक्रेटिवली, कोई अगर ग्रुप बनाया है अंदर उन लोगों ने कि जो टेक ओवर कर ले या वहां पे ब्यूटनी कर ले या कुछ चीज कर ले, वो वैसा भी कुछ इंडिकेशंस विजिबल नहीं आ रहे हैं। सो वी ऑल आर, क्योंकि अमेरिकन ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि क्या उनका आगे प्रोसेस होना चाहिए, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज क्या होनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च में वो लोग बहुत आगे हैं। मेरा एंड दे कैन सी इनटू देयर बॉल। जी, मैं सवाल ये जानना चाहूंगा, आपने कहा कि हफ्ते 10 दिन में सिचुएशन का और क्लियर होगी, क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास एक हफ्ते का टाइम है? क्योंकि उनको बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाना है अमेरिकन जनता को। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो विद इन 2-3 डेज कोशिश करेंगे। मैं ईरान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं
कि उसपे हफ्ता 10-15 दिन में बहुत चीजें क्लियर आ जाएंगी कि ईरान किस शेप में जा रहा है। इमीडिएटली रिजल्ट्स ना आए, बट प्रेसिडेंट ट्रम्प तो काफी जोर लगाएंगे। देखिए आप विद इन 24 आवर्स या 36 आवर्स जो अब हो जाएंगे, उसमें कितने इंसिडेंट्स हो गए और क्या क्या कुछ हो गया है। तो ही इज अ मैन who is very sort of a thing, he wants to have a quick decisions, वो बड़ी जल्दी जल्दी करना चाहते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस बाद में देखते हैं। और कई बार तो अपनी स्टेटमेंट्स को भी खुद ही रिपेयर कर लेते हैं या रीएडजस्ट कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं वो लास्ट में, लेकिन अर्ली अगर आप देखो तो वो उनका एक बड़ा एग्रेसिव स्टांस रहता है हमेशा, एंड ही वांट्स रिजल्ट्स इमीडिएटली। जी। मुझे एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा दर्शकों को। कारगिल हाइट्स पर पाकिस्तानी फौज ने कब्जा किया। ऐसे मौके पर जब वो खाली होती थी चौटियां, भारत के जवान जो है नीचे आ जाते थे। बहुत सारे सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से ये एक ब्रिलियंट टैक्टिकल मूव था। लेकिन जब एक बार पाकिस्तानी फौज उन चोटियों पर, उन हाइट्स पर जाकर बैठ गई, उसके बाद आगे क्या करना था वो कोई आगे, उसके आगे कोई प्लान नहीं था। सिमिलरली डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका को वॉर में ले आए हैं और उन्होंने कहा कि ठीक है, खामनेई को, उसके बाद खामनेई की मौत भी हो गई है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो है कहां पे वो ऑल्टरनेटिव लीडरशिप है जो कि ईरान में जनता को नजर आए कि अगर हम इस क्लेरिक रिजीम को उखाड़ फेंकते हैं तो ये हमारा नेता हो सकता है, ये है इसके पीछे हम चल सकते हैं। वो तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। जी जी, यही चीज मैं भी यही कह रहा था कि देखिए वहां अगर विजिबल लीडर होता है तो वो गायब भी हो जाएगा इमीडिएटली। आई डोंट थिंक इरानियंस विल स्पेयर दैट पर्सन whom they will say is representing an American interest वहां पे। इसीलिए बीच में जब प्रोटेस्ट हो रहे थे 1 महीना पहले और कई लोगों को अरेस्ट करके ये बोला गया था कि हम इनको फांसी दे देंगे, तो तब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी थी कि अगर आपने किसी को फांसी दी तो मैं अटैक कर दूंगा। लेकिन जहां तक प्रिपरेशंस का सवाल है, मेरे ख्याल से ये पिछले जून जुलाई से ही इन्होंने अपना स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दिया था। आई थिंक दे हैड रिटन द वारंट्स और द व्हाट दे वांट टू डू एंड हाउ दे आर गोइंग टू प्रोसीड। इनके पास स्ट्रेटेजी होगी आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना आगे मूव करना है और उसके बाद सेकंड स्टेज पे क्या करेंगे। लेकिन अभी वो विजिबल नहीं है हम लोगों को कि क्या होने वाला है, कैसे होगा। और इस वक्त अगर आप देखेंगे माहौल वहां का बिल्कुल इमोशनल है। उस इमोशनल में पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं हो सकता है। अभी ये थोड़ा सा टेम्पो डाउन होना बहुत जरूरी है। कम से कम जो 7 डेज मॉर्निंग हॉलीडेज हैं उसमें शायद ही कोई पार्टी खड़ी हो, क्योंकि लोगों में इमोशंस ऑन द नेम ऑफ रिलीजन आर वन ऑफ द आई मीन ऑन द नेम ऑफ रिलीजन इमोशंस जब इन्वॉल्व हो और वो सड़कों पे हो, वो बड़ा डेंजरस मूव होता है। तो उस डेंजरस मूड में आई डोंट थिंक उसमें कोई सिंक होना चाहेगा इस वक्त, इवन दो वो काफी अमेरिकन के साथ मिला हो या उनका प्लान में एक मुहरा हो। तो आई पर्सनली सी दैट इट स्टिल नीड्स सम टाइम फॉर द न्यू इरानियन लीडरशिप टू emerge आउट ऑफ देयर हाइडआउट्स, अगर होंगे। आई स्टिल एम नॉट श्योर कि इस रिजीम को बुरे तरीके से वो हिला सकते हैं। डिवाइड हो सकता है लेकिन अभी तक कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इनकी ग्रास रूट तक ब्यूरोक्रेसी यूं समझे जैसे कि महिला कमेटीज में हमारे यहाँ पे या पंचायत राज में या बिल्कुल वैसी चीजों में, वहां तक इन लोगों के डीप रूट्स चली गई हुई हैं। जहां तक स्पेशली जो इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स हैं यहाँ पे, इनके जो कॉप्स हैं, सो दे आर लिटरली डीप इनटू द सोसाइटी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ताजा हालात से बताने के बारे में। हम अपने दर्शकों से लगातार
जुड़ते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि उनको वार के ताज़ा हालात के बारे में लगातार हम उनको बताते रहे। सुरेंद्र जी, एक बार बहुत बहुत और शुक्रिया जुड़ने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। जी जरूर।